तो तुमको बताना है कि सबसे पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? क्या हुआ था इस दिन? अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था। किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तीसरी बैठक में क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। किस डेट में हुई थी? 13 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। किसने दिया था उद्देश्य प्रस्ताव? रखा किसने था? पंडित नेहरू ने रखा था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही तो बाद में जाकर के क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही बैठकें होती हैं। पहली हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ऐसे बैठकें होने लगी। सभी समितियों में बांट दिया गया कि ये काम तुम करोगे, वो काम कोई और करेगा। सबको ऐसे रखा गया और बी आर अम्बेडकर को जिम्मेदारी सौंपी गई कि तुम इनको क्या करोगे? संकलन करोगे, एक पास लगाओगे, इनको सबको एक क्रमबद्ध तरीके से लगाओगे। क्या हो गया? अब ये सारा कुछ लगा करके कंप्लीट करके उन्होंने बनाया और बनाने में लगभग इनको 3 साल लग गए। कितने लग गए? लगभग 3 साल। कितना? 2 साल 11 महीना और 18 दिन, यानी कि 12 दिन और पूरे हो जाते हैं। 17 दिन मान लो तो 13 दिन और हो जाते हैं, है ना? क्या चक्कर में पड़ना उसके। तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन का लगभग समय लगा, ऐसा मिलता है। और ऐसे में ये संविधान हमारा बन करके तैयार होता है, हो जाएगा। लगभग 3 साल का समय लगा। 3 साल के समय के साथ साथ ही लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। 64 लाख। कितने का? 64 लाख। लगभग 64 लाख। ठीक है, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया हमारे संविधान को बनने में। 64 लाख। अब इस 64 लाख को खर्चा जानते हो कैसे हुआ है? इतना भी ना होता। हमने अपने जो नेता थे, अध्यक्ष, जो सदस्य थे उनके अंदर 389 में से इनको अलग अलग देश भेजा। हाँ, 389 सदस्य कहाँ से चुनेंगे? ये यार थोड़ा मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया कभी कि 389 ही क्यों चुने गए, पर हम पता करके बताएंगे तुम्हें कि 389 ही क्यों। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे नहीं पता इसके बारे में। अब इन 389 सदस्यों को अलग अलग देश भेजा गया कि अपने आप से बड़े ज्ञानी नहीं बनना है, खुद पे बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना कि हम बहुत ज्ञानी, हम सब बना लेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्या किया गया? कहा गया कि जाओ दूसरे देशों में जाओ, अध्ययन करो, वहाँ देखो उनके यहाँ कैसा संविधान है और उनके में जो अच्छी बातें लगे वो छाप लाओ। तो सारे लोगों को भेजा गया अलग अलग देशों को अध्ययन करने के लिए। वहाँ गए, उनके संविधानों का अध्ययन किया। कुछ लोग वहाँ पे जनता के साथ मिले, उनसे पूछे कि ये तुमको सही लगता है, नहीं लगता है, तुम्हारे हित में है या नहीं है। कैसी कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि संविधान बना दिया, जनता भी खुश नहीं उससे, तो ऐसा लोगों को रिव्यू देना, कहते फीडबैक लिया। उन सब चीज़ों में वहाँ जाना, आने जाने का खर्चा, वहाँ रहना, खाने का खर्चा, रिसर्च किया, उस पर जो खर्चा लगा, ये सब मिला करके लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। आज के समय पे अगर एक नेताजी को भेजो, सिर्फ एक नेता को यहाँ से सिर्फ किसी दूसरे देश में, मान लिया साउथ अफ्रीका भेज रहा है नेता को, तो साउथ अफ्रीका तुमने किसी एक नेता को भेजा और बोल दो कि वहाँ जाके, और कभी किसी ने वो खेला है, एक वो गेम होता था छुपन छिपाई का, जो दूसरा वर्जन होता था जिसमें छू के भागना होता था, ऐसा कुछ होता था, कुछ बोलते थे, कोई याद नहीं। तो गेम होता है, इसमें दौड़ गया ना, छू के भाग लेना होता है। हाँ, टपली मारना होता है, ऐसा करना होता है। तो अगर नेताजी से बोला जाए कि तुमको साउथ अफ्रीका के जाना है और वहाँ की ज़मीन को टपली मार के वापस फिर आ जाना है, कुछ नहीं करना, तुम्हें रुकना भी नहीं है, केवल यहाँ से वहाँ तक जाएँ, वहाँ से यहाँ तक चले आएँ, नेताजी उससे ज़्यादा का बजट बना देंगे। तो वह नेताजी को अगर इतना ही काम दिया जाए तो 1 करोड़ का बजट तो मिनिमम बनाएंगे वो, केवल इतना काम करना है। उसमें 389 लोग थे और 3 साल तक काम किया। 3 साल का बजट है 64 लाख, इतना कम खर्चा किया था हमारे लोगों ने। अब तुमको समझ आ रहा है 64 लाख कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। आज नेताजी उससे ज़्यादा तो एक रैली में खर्चा करते हैं, समझ रहे हो, करोड़ों का खर्चा तो एक रैली में कर देते हैं वो। ऐसा करके बनाया, तो मात्र 64 लाख है, 64 लाख नहीं है, मात्र 64 लाख है। 64 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता था। तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे उस समय के 64 लाख भी बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है भाई यार, ठीक है, तुम ज़्यादा खर्चा कर दिए, तुम रो इस बात को लेकर के। हाँ, और क्या ही है। चलो, अब जो हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया, तो क्या डायरेक्ट लागू कर दें कि चलो यार इन्होंने ये वाला इनको दिया था, अल्पसंख्यकों का काम करने दिया था इनको, कि अल्पसंख्यक का कानून ये बनाएंगे
और इन्होंने बना लिया, इनकी समिति को पसंद आया है, इन्होंने दे दिया, लागू कर दें इसको, संविधान में जोड़ दें। इनको हमने दिया था कि SC ST के लिए कानून बनाना है, पहले से 16 आर्टिकल लागू है। नहीं वो अलग की बात है। पहले ये था, जैसे अभी संविधान बन ही रहा है, तो इन्होंने जो बात रखी है वो मान लें। नहीं, 389 के 389 लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। तो हमने भी संविधान के वाचन कराए। क्या कराए? जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ तो हमने संविधान के वाचन कराए। एक्चुअली में 48 में ही हमारा लगभग कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो हमने वाचन कराया संविधान के। देखो ऊपर तो नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। तो संविधान के हमने कराया वाचन। क्या कराया? वाचन मतलब उसको पढ़ करके सुनाया, और 3 वाचन हुए। वाचन समझते हो? वाचन मतलब बोल बोल के सुनाया, कि हमने ले लिया एक किताब, ले ली संविधान पूरी, और पूरी पढ़ करके हमने क्या किया? सुना दिया कि देखो सब लोग, जिसको जहां पे आपत्ति लगे टोक देना, तुमको जो उसमें तर्क देना हो दे देना, जो बहस करनी हो कर लेना, अभी यहीं पे हो जाएगा कंप्लीट। तो जो वाचन हुआ इसमें एक दिन में तो हो नहीं जाएगा कि एक दिन में पढ़ के सुना दिया पूरा। कोई बात होगी, कोई टोक देगा बीच में, उसको रोक देगा, कहेगा ये बात समझ में नहीं आई, फिर वोटिंग होगी सब में, बताओ भाई सब लोग सहमत हो इस बात से कि नहीं हो, ऐसा होगा। तो वाचन हुआ, पहला वाचन हुआ, दूसरा वाचन हुआ और तीसरा वाचन हुआ। पहले वाचन में पूरा एक तरफ से संविधान धीरे धीरे करके आखिर तक पहुंच गया। लोगों ने कहा यार मजा नहीं आया, अभी 1-2 डाउट रह गए हैं, दोबारा से बोलो। अब की से अगर जो डाउट होंगे वो बोले जाएंगे, जिसको आएगा वो रोकेगा बीच में, क्योंकि पहली बार में तो आइडिया नहीं होता कि क्या बोल दोगे, इतनी तैयारी नहीं होती। एक बार सुन चुके हो, अगली बार पूरी तैयारी के साथ आओगे कि ये पॉइंट थे, इसके लिए क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। दोबारा वाचन हुआ, दूसरे में भी जो करेक्शन होने थे हो गए। फिर तीसरी बारी आई, का एक बार और चांस ले लेता हूँ, फिर से देख लो एक बार ट्राई करके, कुछ रह ना जाए। जितनी भी कमियां थी सब खत्म कर लो तुम भाई, कुछ ना रखना आखिरी में, बाद में कह ना पाए कोई कि यार ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था। एक ही बार में सब खत्म करो। तो 3 बार वाचन कराए गए। कितनी बार कराए गए? 3 बार कराए गए। पहला वाचन हुआ 4 नवंबर को। कब हुआ? मैंने कहा था एक ही दिन में तो खत्म नहीं हो जाएगा। 4 नवंबर 1948 है ये। 4 नवंबर 1948 से पहला वाचन स्टार्ट हुआ है, और ये चलता कब तक है? 9 नवंबर 1948 तक, यानी कि 5 दिन तक वाचन होता है पहली बार। कितने दिन तक? 5 दिन। मतलब एक बार बोलना स्टार्ट किया, उस पर चर्चा हुई, जिसको जो गलत लगा उसने बताया, 5 दिन तक पढ़ा गया पूरा संविधान। सबने अपनी अपनी आपत्तियां जिसको दर्ज करनी थी उसने दर्ज कराई, जो सुधार होना था वो सुधार किया गया, और पहला वाचन समाप्त हुआ। फिर लोगों को लगा कि नहीं यार एक बार और होना चाहिए। अभी मेरी तैयारी में थी, पहली बार में एकदम से लगा नहीं सही, मुझे दोबारा से होना चाहिए। दोबारा सब लोग तैयारी करके आए कि इस बार जाएंगे एकदम से गर्दा काट देंगे, है ना। अगली बार तैयारी से आए 15 नवंबर 1948 को। कितने दिन बाद? 9 को छोड़ा था आखिरी दिन, 6 दिन बाद 15 नवंबर को अगली बैठक फिर से हुई। फिर से वाचन स्टार्ट हुआ कि भैया फिर से बोलते हैं। और इस बार क्या हुआ? इस बार सब तैयारी से आए थे तो लंबी बहस होगी, तो सबने खूब जितना जिसको बहस करनी थी सबने अपना अपना मत रखा, और सबकी बातें सुनी गई, और जो सुधार हो सकता था वो सुधार किया भी गया। और ये वाचन बहुत दिन चला, लगभग 1 साल चला। 1 साल तक वाचन, सोचो वहां संविधान बन गया, सबकी सहमति से बना है, उसके बाद भी बहस 1 साल तक हुई है बनने के बाद। जिसको एक बार पढ़कर सुना भी चुके हैं, एक बार जो होना था हो भी गया, 5 दिन तक हुआ भी। अगली बार वाला लगभग 1 साल हुआ, 1 ही महीना कम रहा, 1 साल में 11 महीने तक लगभग बहस हुई। समझे नहीं समझे? तो अगला हुआ 17 अक्टूबर 1949 को ये वाचन खत्म हुआ। कब से चालू हुआ था? 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ, और 17 अक्टूबर के बाद नवंबर ही आएगा। 1 साल लगभग पूरा होने में, 15 तारीख या 17 तारीख, 1 महीने में लगभग 2 ही दिन कम हुए, नहीं तो पूरा 1 साल होता। 11 महीने तक वाचन हुआ इसका कि भैया जिसको जो तर्क देना है सारी भड़ास यहीं निकाल लो, बाद में मत कहना कि हम रह गए। ठीक है, सबने किया, सबकी भड़ासें निकल गई, सबको जो सुधार कराना था सबने करा लिया। फिर भी लगा कि यार एक बार और करा लेते हैं, अभी रह ना जाए किसी का कुछ, कोई ये ना कहे कि हम छूट गए, हमको मौका ही नहीं मिला, हम भी चाहते थे कि ये परिवर्तन किया जाए इसमें, तो कहा एक बार और कर लेते हैं। अगली बार बुलाया गया 14 नवंबर को। एक तो ट्रक वाले ऐसा बजा के निकलते, मन करता नाचने लो आराम से। अगली बार कब से स्टार्ट हुआ? 14 नवंबर
1949। अब कितने दिन तक होगी वाचन, कितने दिन तक होगा बताओ? 26 जनवरी तक नहीं, 26 जनवरी तो लागू हो गया था यार। संविधान बन के कब तैयार हुआ था हमारा? जिस दिन हमने कह दिया कि हाँ आप कंप्लीट हो गया। 24 जनवरी को ना? दिसंबर में 24 जनवरी को जिस दिन हमने कह दिया कि अब हमारा बन के कंप्लीट तैयार हो गया भाई, अब नहीं करना कोई संशोधन इसमें, अब हो गया, अब यही वाला लागू करेंगे। सबकी भड़ास से निकल चुकी, सबको संशोधन जो कराना था करा लिया। 3 ही बार वाचन था, 3 बार वाचन हो चुका है। 24 दिसंबर को सर जी? नहीं, 26 नवंबर 1949। 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर डेट याद थी पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। इस दिन हमारा क्या हुआ? संविधान, हाँ संविधान हमारा तैयार हो चुका था, बन करके तैयार हुआ था। ठीक है, इसे हम कहते हैं इस दिन ये अधिनियमित हो गया था। क्या हो गया था? दूसरे शब्दों में कहें तो इसे कह सकते हैं अधिनियमित हो गया था, अधिनियमित। तो अगर कोई तुमसे क्वेश्चन में ये कहे, क्वेश्चन में आ जाए कि हमारा संविधान किस दिन अधिनियमित हुआ था? अधिनियम जानते हो? अधिनियम मतलब कानून। जिस दिन ये कानून बन करके तैयार हो गया, अधिनियमित हो गया, तैयार हो गया, वो क्या है? या फिर कहा जाए अंगीकृत। एक शब्द आता है अंगीकृत, ऐसे सुना है शब्द कि हमारा संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ? बात एक ही है, चाहे कि संविधान किस दिन बनके तैयार हुआ, किस दिन अंगीकृत हुआ या किस दिन अधिनियमित हुआ, तो बात एक ही है, अलग अलग बातें नहीं हैं, ये एक ही बात है। 26 नवंबर को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया, तो इसी दिन लागू कर देते हैं। फिर क्या समस्या है? हाँ फिर राय ली, ऑब्वियस सी बात है कि भाई लागू किया जाए। लोगों ने कहा रुक जाओ भाई अभी नहीं। क्यों, क्या समस्या रही? कहा यार ये बताओ, एक तो डेट हो गई 15 अगस्त की 1947 वाली कि 2 साल पहले भी हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के बाद में इसको हम पर्व के तौर पे तो मनाएंगे ही मनाएंगे। कहा बिल्कुल मनाएंगे। कहा एक ये डेट हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, जिस दिन हमारा संविधान बन के, इसको भी पर्व के तौर पे मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? कहा हाँ मनाएंगे। कहा एक और भी तो डेट है। पूछा गया और कौन सी? कहा 1930 में नेहरू ने आज़ादी मना ली थी, तब से हर साल तो हम उसी डेट पे मनाते आ रहे हैं आज़ादी। 26 जनवरी 1930 को हर साल आज़ादी मनाते हैं, तो डबल डबल नहीं हो जाएगा? कहा उसको छोड़ दो यार, वो तो फालतू वाली थी, उसको क्यों छोड़ो उसको? कहा नहीं, लोगों की संवेदनाएं उसके साथ जुड़ चुकी हैं। हर साल लोग उल्लास के साथ मनाते थे कि हाँ हम आज़ाद हो गए। हर व्यक्ति की उसके साथ में फीलिंग्स हैं अटैच्ड। तो ऐसा करते हैं, संविधान को यहाँ लागू ना करके 2 ही महीने का तो टाइम रह रहा है, नवंबर के बाद दिसंबर और दिसंबर के बाद जनवरी। 26 तारीख ये भी, 26 तारीख को एग्जैक्ट 2 महीने का टाइम है भाई। 2 महीने रोक लो, 2 महीने बाद उसी डेट में लागू करेंगे, तो हमको अलग अलग से 2 बार हमको आज़ादी का दिवस नहीं मनाना पड़ेगा। आज़ादी हमारी हो जाएगी 15 अगस्त की, और 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? संविधान दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस मनाएंगे कि हम एक गणतंत्र बन जाएंगे। ठीक है, जहां पे लोगों का शासन चलेगा। संविधान लागू, संविधान में नियम क्या रखा है कि लोगों का शासन होगा। संविधान लागू तो लोगों का शासन लागू, तो गणतंत्र बन जाएगा हमारा। तो हमने कहा कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे, और ये वाली डेट छोड़ दी गई, किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर आए मोदी जी, और मोदी जी ने कहा कि भाई देखो छोटी बात तो नहीं थी, संविधान इस दिन बनके हमारा तैयार हुआ था, तो इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। और मोदी जी ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि अब से क्या होगा, इसे संविधान दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। किस तौर पे मनाया जाएगा? हाँ, तो मोदी जी की कृपा से अब ये क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के तौर पे 26 नवंबर को हम लोग हर साल मनाते हैं। इसको पहले ध्यान नहीं दिया लोगों ने, कहा कि यार ज़्यादा डेटें हो जाएंगी। बोलेगा हो जाने दो, छोटी बात है, संविधान बन के तैयार हो भाई, इसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। और फिर हमने क्या किया, कहा कि 26 जनवरी को इसको हम लागू करेंगे। पर तुमको याद होगा, कोई भी कानून लागू होने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी होनी चाहिए। हमारे पास तो राष्ट्रपति ही नहीं है। समस्या तो सबसे बड़ी यही है कि हमारे पास तो राष्ट्रपति ही नहीं है। अब क्या करें? राष्ट्रपति बनेगा तब जब संविधान लागू होगा, अनुच्छेद 52 आएगा। संविधान लागू होगा तब अनुच्छेद 52 आएगा, अनुच्छेद 52 आएगा तब राष्ट्रपति बनाएंगे अपना, एक प्रक्रिया के तौर पे। तो फिर संविधान को लागू करेगा कौन? इतनी पावर किसके पास?
कौन करेगा लागू? कहा लो भाई फंस गया मामला। तो कहा भाई चुनाव करवा लो, फिर राष्ट्रपति बनवा लो। कहा वो तो संविधान में लिखा है, कौन सी प्रक्रिया से हम चुनाव करवा लें? वो तो संविधान लागू हो, फिर वो प्रक्रिया लागू हो, तब करवाएं राष्ट्रपति का चुनाव। यार चुनाव भी बड़ी बड़ी समस्या है, क्या किया जाए? तो कहा अभी हम संविधान सभा खत्म ना करें, रोक लें थोड़ी देर के लिए। ऐसा करते हैं, जिस दिन संविधान लागू करना है उसके 2 दिन पहले एक बैठक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक बैठक कर लेते हैं, और वो संविधान सभा की आखिरी बैठक है, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। सन कौन सा है? 1949। अगला कौन आएगा? 1950। तो डेट है 24 जनवरी 1950। इस दिन सभा, जो संविधान सभा है हमारी, संविधान सभा, इसकी अंतिम बैठक हुई। क्या हुआ? अंतिम बैठक हुई, और कहा गया भाई अब तुम अपना मेन काम निपटा लो, जो तुमको लगता है कि खत्म करो। यार मक्खी का लगन, तो नहा गए हैं। कौन है तुम में से जो नहीं नहा के आया? हम तो नहा गया तो मक्खी काहे लग रही फिर? हाँ, विशाल की वजह से। चलो, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कहा गया इस बार भैया अपना काम खत्म कर लो, क्योंकि संविधान लागू होगा, संविधान सभा खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसमें संविधान सभा में तो संविधान सभा के जैसा कुछ तो है नहीं, तो संविधान सभा अपने आप खत्म हो जाएगी। तो कहा भैया इनका मेन काम यह है कि पहले एक राष्ट्रपति बना दें। क्या कर दें? राष्ट्रपति बना दें। तो पहला जो राष्ट्रपति बनाया गया उसका चुनाव नहीं हुआ। कहा यही संविधान सभा किसी एक को अपने मन से चुन ले, अपने मन से चुन ले। अब जब मन से चुना जाता है उसे चुनाव नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं मनोनीत किया गया है। तो पहला राष्ट्रपति हमारा क्या हुआ था? मनोनीत किया गया था। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो तुम, संविधान सभा के अध्यक्ष भी यही थे। संविधान सभा से कहा भैया चुनो, इसको राष्ट्रपति बनाओगे, मेन ही आदमी वही है, उसे चुन लो फिर, और क्या बचा भाई ऑप्शन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने सबसे पहली बार राष्ट्रपति के तौर पे मनोनीत कर लिया। कहा भाई साहब इनकी जिम्मेदारी है कि संविधान लागू करवाएंगे। कहा संविधान लागू करवाएंगे वो तो ठीक बात है, पर हमको क्या करना है? चुनाव की प्रक्रिया भी तो लागू करानी होगी। तो चुनाव की प्रक्रिया हमने यहीं से लागू कर दी थी। किस डेट पे? 26 नवंबर को ही। यहाँ पे हमने कई सारे और काम किए थे, जैसे एक तो चुनाव लागू कर दिया था, चुनाव का प्रावधान हमने यहाँ पे लागू कर दिया था, क्योंकि तभी तो ये चुन पाई। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष तौर पे होता नहीं है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और अप्रत्यक्ष मतलब जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि चुनेंगे, अब जाके वो डायरेक्ट वोटिंग करेंगे। जनता डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती। तुम लोगों ने चुन करके मुझे भेजा कि कोचिंग की तरफ से ये आदमी मेरी बात रखे। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष एग्जैक्ट एकदम डायरेक्ट जनता ही चुनती। बताते हैं कैसे, मेरे बात समझो। सांसद नहीं चुनता, कोई नहीं चुनता। हम बता रहे हैं, सुनो बात। जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तव में वो प्रधानमंत्री नहीं बन के जाता है, वो सांसद बन के जाता है, और सांसद को जनता चुनती है। सांसद पे वोटिंग डालने तुम लोग जाते हो। 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, सबने अपना अपना सांसद चुना, जिसकी बटन दबा के आए, वो पहुंचा नहीं पहुंचा बात की बात है, बटन दबा के आए नहीं आए, सबने चुना अपना अपना। अब जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सांसद बनाए, सबसे ज्यादा सांसद बनाए, अब उस पार्टी का अध्यक्ष चुनेगा कि हम अपने इन सांसदों में से किस सांसद को ज्यादा वैल्यू देंगे, किसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो चुना तो एग्जैक्ट में जनता ने ही, किसने चुना? जनता ने ही चुना। तो ये प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। लेकिन राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती। जो सारे सांसद चुन के आए हैं ये सारे वोटिंग करेंगे जाके वहां, तुम नहीं कर रहे। तुम्हारी तरफ से ये माना जाता है कि तुमने अपने क्षेत्र से अशोक रावत को तुमने यहाँ से चुन के भेजा, तो अशोक रावत जो भी वहां वोटिंग देंगे जाके, तो यही माना जाएगा कि इस क्षेत्र के लोगों ने यही माना है कि इनको वोट दिया जाए। तो राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में क्या प्रक्रिया होती है, पर वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये लोग जो संविधान सभा में थे ये भी तो चुन के आए थे, 296 लोग, केवल 93 ही तो थे, उनसे कुछ चले गए पाकिस्तान के साथ में जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ। बाकी जो बच्चे थे तो चुने हुए लोग ही। तो कहा गया अप्रत्यक्ष चुनाव होना है तो अप्रत्यक्ष यही कर लें, जो संसद काम करती है वो यही कर लें।
सेम काम हो गया नहीं हो गया संविधान सभा का? तो अप्रत्यक्ष चुनाव किसने कर दिया? संविधान सभा ने कर दिया राष्ट्रपति का। बात समझ में नहीं आई? तो चुनाव तो हमने लागू कर दिया था, पर चुनाव लागू करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि उसका नागरिक होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में वोट वही डालेगा जो उसका नागरिक होगा। तो दूसरी चीज हमने नागरिकता भी लागू की थी। क्या लागू किया था? नागरिकता लागू की थी। ये सब 26 नवंबर की बात हो रही है, जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, इसलिए सिर्फ सब बना रहे हैं। देखो ठीक, तो चुनाव होने के लिए जरूरी क्या है? नागरिकता लागू हो जाए। नागरिकता लागू होगी नहीं होगी? तीसरा काम क्या हुआ? कहा कि ठीक है नागरिक भी बन गए, चुनाव भी करोगे, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव तो भाई अप्रत्यक्ष होता है, और अप्रत्यक्ष के लिए संसद होनी चाहिए, और संसद तो है ही नहीं। तो संसद बनाओ ना भाई कोई। तो कहा अंतरिम संसद बना लो। क्या बना लो? अंतरिम संसद। अंतरिम संसद यही संविधान सभा को ही क्या बना दिया गया? अंतरिम संसद मान लिया गया। यही हमारी क्या हो गई? अंतरिम संसद हो गई। बात समझ आई? जो संविधान सभा की बैठक होता है, हाँ, तो सचिव वही होता है जहाँ पर वो बना था। पुरानी वाली जो बिल्डिंग है संविधान सभा उसके संसद भवन की, तो उस बिल्डिंग का जो बीच वाला सेंट्रल हॉल जिसे कहते थे, वहां पे हमारी संविधान सभा की बैठकें होती थी। पता है? जहाँ पे एक तरफ राज्यसभा होता था, एक तरफ लोकसभा होता था, बीच वाला जो हॉल खाली पड़ा, गोल बिल्डिंग थी ना, तो बीच वाला जो हॉल था उसे हम कहते थे सेंट्रल हॉल। वहीं पे हमारी संविधान सभा की बैठकें होती थी। सभी 389 सदस्य वहीं पे बैठ के बहस करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो तीसरा प्रावधान क्या लागू किया? तीसरा प्रावधान कि हम क्या करेंगे? अंतरिम संसद बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव तो वही करेगी ना, क्योंकि चुनने के लिए संसद होनी चाहिए। अब है ही नहीं, तो उसके लिए हमने संविधान सभा को ही अंतरिम संसद मान लिया था, है ना। अब इनको लागू करने के लिए कुछ प्रावधान भी तो चाहिए, कुछ कानून भी तो चाहिए, ये सब भी तो कुछ प्रावधान चाहिए। अब प्रावधान सभी तभी लागू होंगे जब संविधान लागू होगा। सिंपल सी बात है, सारे प्रावधान तो संविधान में लिखे हैं। तो क्या करते हैं, कुछ प्रावधान हम अस्थायी तौर पे अलग से बना लेते हैं, क्योंकि ये सारा टेम्परेरी वाला काम तो संविधान में लिखा ही नहीं है। तो टेम्परेरी वाले हमको कुछ प्रावधान भी बनाने पड़ेंगे। तो कुछ प्रावधान हमने बनाए, क्या इनको कहते हैं अस्थायी। ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर देखो लोग, नहीं दिख रहा, ये अंतरिम संसद दिख रही, तो इसके नीचे लिखते हैं। तो हमने क्या किया, अस्थायी प्रावधान बनाए। क्या बनाया? अस्थायी प्रावधान। प्रावधान मतलब कानून, समझ में आया? जैसे अभी अनुच्छेद है, इनको हम लोग प्रावधान ही कहते हैं, जो इतने अनुच्छेद हैं। तो कुछ हमने अस्थायी प्रावधान बनाए। तो कुल मिलाकर के 4 चीजें हमने लागू की। कब? 26 नवंबर 1949 को। क्या? एक तो चुनाव लागू कर देंगे, दूसरी नागरिकता लागू कर देंगे, अंतरिम संसद बनाएंगे जो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा, कुछ प्रावधान भी लागू करने पड़ेंगे सारा प्रोसेस करने के लिए। अब क्यों? क्योंकि बाकी प्रधानमंत्री का भी तो चुनाव कराना है तब तक, है ना। अब 26 जनवरी को हमारा संविधान फिर लागू करने के लिए तैयार होगा, लेकिन उसके 2 दिन पहले मैंने कहा बैठक बुलाई जाएगी। और उस बैठक में काम क्या हुआ कि संविधान सभा आखिरी बार मिलेगी, सब लोग आखिरी बार हाथ मिलाएंगे। बहुत भैया तुम लड़े हम लोग आपस में, चलो फिर लड़ाई माफ करो, अपने अपने घर जाओ, है ना। तो राष्ट्रपति यहाँ हमने चुना। कब? 24 जनवरी को 1950 में। दूसरा काम हमने क्या किया, कहा कि यार इतनी बड़ी बात है तो कम से कम देश का कम से कम एक राष्ट्रगान होना चाहिए, सम्मान, जिसके सम्मान के साथ सीना चौड़ा करके हम कह सकें कि यार हमने आज़ादी ले ली है, गाएंगे बजाएंगे, तो एक राष्ट्रगान होना चाहिए हमारा। तो कहा इसी में बना लो फिर पहले से, क्योंकि संविधान में तो ऐसी व्यवस्था कुछ लिखी नहीं है। तो हमने कहा कि एक राष्ट्रगान बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? राष्ट्रगान। और राष्ट्रगान किसे बनाया गया? कौन है राष्ट्रगान हमारा? जनगण मन। ये भी बताना पड़ेगा तुम लोगों को, उठा के फेंकेंगे अभी बाहर हम लोग। जनगण मन कौन सा हो जाएगा? जनगण मन को बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रगान बनाया गया। किसने लिखा था इसे? उठा के फेंकेंगे तुमको बंकिम चंद्र चटर्जी की नानी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने बनाया था? किस भाषा में लिखा है? ध्यान रखना, किस भाषा में जनगण मन लिखा गया है? तो बांग्ला, अरे मलयालम के नाम, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। सोचो, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा, उन्होंने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। हमारे देश का बांग्ला में लिखा है, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। ऐसे ही उन्होंने लिखा बांग्लादेश का, आमार सोनार बांग्ला,
ऐसे सुना है कभी? क्रिकेट देखने वाले लोग जानते होंगे, जब बांग्लादेश के साथ मैच होता है तो फिर बजता है वो, सुना नहीं सुना है? ध्यान ही नहीं दिया करते हम तो, जो एक ओवर हो जाता है उसके बाद चालू करते हैं। तो जनगण मन लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किस भाषा में? ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये पूछा गया है कि हमारा राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया है। बातें नहीं तो उठा के फेंकेंगे, ठीक है। फिर पूछा गया कि हमारा एक राष्ट्रगीत होना चाहिए, राष्ट्र गीत, और ये हमने रखा वंदे मातरम। हाँ। ये लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। हाँ, संस्कृत में लिखा है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। सब कुछ संस्कृत में है, तो ये संस्कृत में लिखा गया है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो ध्यान रखना, कहाँ से किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तुम सब लोगों के लिए, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले सबके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि बताओ, ये जो वंदे मातरम गीत है सबसे पहले बार सन्यासी विद्रोह में गाया गया था। कब गाया गया था? सन्यासी, बांग्लादेश बंगाल में सन्यासियों ने विद्रोह किया था, तो सन्यासियों ने सबसे पहले एक गाया था। अब ये जो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, तो एक बहुत बड़ा उपन्यास है, जिस उपन्यास से निकाल के इतना केवल गीत निकाल लिया गया है। बाकी उपन्यास पूरा बड़ा है, उसमें से उसी उपन्यास में ये गीत लिखा हुआ है, वंदे मातरम। सन्यासी विद्रोह के ऊपर उपन्यास लिखा हुआ है। तो तुमको सब लोगों को बताना है, आज नहीं भी तुमको टाइम दे रहे हैं, आराम से रिसर्च करना, ढूंढना जाके आराम से। जिनको पता हो वो सब कमेंट बताएंगे, ऑफलाइन वाले भी कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब बाद में बताना जिसको पता है, तो फिर कमेंट एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो नंदे बता के खत्म कर दो। तो सब लोग कमेंट में बताएंगे कि आखिर किस उपन्यास में वंदे मातरम लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी का वो उपन्यास है कौन सा, ये तुम लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा संविधान पे धीरे धीरे बना, और फिर डेट आती है लागू करने की। कौन सी डेट आती है? लागू करने की। कौन सी डेट? 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा क्या होता है? संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। ध्यान रखना, ये 4 चीजें तो पहले भी लागू हो गई थी। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि आंशिक रूप से हमारा संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि कुछ अंश तो लागू हो गया था ना उसका। लेकिन अगर पूछा है पूर्ण रूप से तो हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। पूछा है संविधान सभा आखिरी बार कब बैठक करी अपनी, तो 24 जनवरी 1950। कोई डाउट? अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार देश में लोकसभा के चुनाव कब हुए? 11 मई 1952। गड़बड़ कर दिया तुमने। अब तुमको बस थोड़ा सा सोचना है कि सबसे पहली बार चुनाव कब हुए। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो खत्म कर देंगे, क्लास खत्म। बताओ पहली बार, पहली बार चुनाव, जिसको इसको पता ऑनलाइन वाले वो तो बताएंगे कमेंट में फटाक से, नहीं तो हम बताएंगे भी। बताओ, इन लोगों को दिमाग लगाने दो। पहली बार चुनाव कब हुए? बताओ। बस हो गया। 1952 में हुआ। 51 में हुए। हाँ ये सही है, पर डेट पहला चुनाव यहाँ तक दिख रहा होगा। पहली बार चुनाव किस डेट में हुए? तो 25 अक्टूबर 1951 में देश में पहली बार चुनाव होते हैं। और इसी के लिए तो हमने पूरी सारी लड़ाई लड़ी, सारा संघर्ष तो इसी के लिए था कि क्या लोकसभा का चुनाव, देश में सरकार बनेगी। पहली बार चुनाव में इसी क्वेश्चन भी तो यही पूछा था ना कि लोकसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ। तो पहली बार चुनाव होता है हमारे देश में। वो सारी लड़ाई ही चुनाव ही की थी कि हम अपना आदमी चुन के शासन में भेजेंगे। भाई कोई बाहर से आके हम पे शासन कैसे कर सकता है? उसके लिए हमको एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ी। तो इतना सब कुछ लड़ाई हमको लड़नी पड़ी, हमको हमारा संविधान बनाने के लिए, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए कि हम अपना वोट किसी को दे करके किसी व्यक्ति को अपने शासन के लिए चुन सकें। इसके लिए इतने संघर्ष किया। अब हमारा संविधान बन करके तैयार है। हम अब निधड़क हैं कि अब जो भी होगा देख लेंगे, क्योंकि इससे पहले से ही सारे नियम इसमें लिख रखे हैं। तो हमको टेंशन नहीं रहती कि आदमी हमारे लिए क्या करेगा, क्योंकि ये तो पता है अच्छा ही करेगा, या तो बहुत अच्छा करेगा
नहीं करेगा तो कम अच्छा करेगा, पर इसके पास इतने बंधन हैं कि ये बुरा तो नहीं कर सकता, क्योंकि उन सब के लिए हमने सारे प्रावधान अपने संविधान में लिख रखे हैं कि वो मेरे साथ क्या क्या नहीं कर सकता है, और हमको क्या क्या उसको देना ही पड़ेगा। जो हमारे मूल अधिकार है वो हमको देना ही पड़ेगा उसे, उनको वो छीन नहीं सकता। तो हम निधड़क हैं। अब कोई भी आदमी गद्दी पे बैठे, हम निधड़क रहते हैं। बस केवल आकलन करना हमको रहता है कि अगली बार चुनाव आएंगे तो आकलन हमारा जरूरी होता है कि हम ध्यान रखें, एनालिसिस तो रखें कम से कम, कि किस आदमी ने कितना काम किया है, उसको अगली बार चुनना है या नहीं चुनना है, या पुराने वाले जो हैं उन्होंने क्या कर रखा है, उस आधार पे उनको चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। ये अब हम लोगों के विवेक पे है, ठीक है, तुम पे नहीं, विवेक पे है, ठीक है, हम लोगों के विवेक पे है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब हम लोग निधड़क हैं, कोई भी आ जाए, मोदी जी से भी निधड़क हैं और राहुल गांधी से भी थोड़ा तो निधड़क ही है ना। बाकी थोड़ा बच्चों पे भरोसा कम रहता है ना, राहुल गांधी पे भरोसा है, राहुल गांधी बच्चे नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप तुमको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने फालतू की बकवास बहुत की है, टाइम ज़्यादा ले लिया है आज भी, पर 1 घंटा हो गया इसमें, 1 घंटा 6 मिनट हो गया। अरे उसमें शुरुआत में बकवास भी तो की है, वो काट के अलग कर देंगे। तो फिर भी क्लास बड़ी हुई है, तो अगर मुझे कहीं पे लगेगा कि काट के अलग करना होगा तो इसको भी 2 टुकड़ों में कर देंगे। कैंसर को काट के अलग कर देंगे। नहीं, कैंसर नहीं है, अरे कह रहा सर क्लास कैंसर, इसको काट के, अरे वो नहीं, 2 टुकड़ों में अलग कर देंगे, मतलब 2 टुकड़े कर देंगे, पहला पहले रिलीज कर देंगे, दूसरा बाद में रिलीज करेंगे, ऐसा सीन है ना। कह रहे सर कैंसर, हमेशा कैंसर ही नहीं होता है, तो इसको 2 टुकड़ों में, जैसे इससे पहले वाली क्लास को 2 टुकड़ों में कर दिया था, वैसे इसको भी 2 टुकड़ों में कर देंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन देखने वाले लोग हैं जल्दी बोर हो जाते हैं, कहते हैं यार आधा घंटा ही बहुत है। तो आधा घंटा एक क्लास रखेंगे, बीच बीच में उसको हटा देंगे और फिर उसके बाद में रखेंगे। तो ये 2 टुकड़ों में क्लास आएगी, घबराना नहीं है। और जो अभी देख रहा है तो दूसरा टुकड़ा देख रहा होगा, इससे पहले वाला टुकड़ा तुम पहले देख चुके हो, ठीक है। और अगर नहीं टूट पाएगा, कुछ कटने वाला नहीं लगेगा, तो फिर पूरी अपलोड कर देंगे, देखा जाएगा, ठीक है। जय हिंद।